हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे अपने 5th यूनिट की। पिछली क्लास में हमने पेप्टिक अल्सर, दस्त और कब्ज के द्वारा जो आहार में परिवर्तन किया जा रहा था, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है कि वजन प्रबंधन, यानी कि अगर व्यक्ति के शरीर का जो वजन है वो बढ़ रहा है तो उसके दौरान हम किस प्रकार के आहार का नियोजन करेंगे। इसके पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि आखिर वजन है क्या, ये किस प्रकार से हो रहा है, इसमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम क्या करते हैं, आहार का नियोजन करते हैं। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है, यहाँ देखिएगा जो वजन प्रबंधन है, वजन प्रबंधन में दो बातें आती हैं। एक तो मोटापा होता है और दूसरा क्या है, अल्प भार होता है। इन दोनों को मिक्स रूप में हम क्या कर रहे हैं कि अपने हम वजन के प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर का भार जो है वो ज़्यादा है तब उसके लिए हम क्या करेंगे, और अगर कम है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो दोनों के प्रबंधन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें मोटापा की। ये जो मोटापा है इसके बारे में देखिएगा। मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि जो हमारा शरीर है, शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ने लगती है, इस प्रकार से हमारे शरीर का वजन जो है वो बढ़ जाता है। वसा के बढ़ने से शरीर का वजन बढ़ जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जा रहा है, मोटापा कहा जा रहा है। आगे देखिएगा, मोटापा के कारण शरीर का वजन बढ़ जाता है। हमने बताया पहले ही कि अगर शरीर में वसा की मात्रा बढ़ रही है तो क्या होगा, शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। सामान्य वजन से जब शरीर का वजन 20% अधिक हो जाता है, यानी कि जब व्यक्ति का जो सामान्य वजन है, व्यक्ति के सामान्य वजन के अतिरिक्त, यानी कि अगर आपके शरीर का जितना भी वजन है उसे 100 में से माइनस कर दीजिए, अगर उतना आ रहा है आपके शरीर का वजन, तो वही आपके सामान्य शरीर का वजन होता है। ये ज्ञात करने का तरीका है नॉर्मल। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि हमारे शरीर का जो वजन है वो कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। तो इसमें ये बताया गया सबसे पहले कि जो सामान्य वजन है, उस सामान्य वजन से अगर 20% अधिक होता है तो उसे, जो अधिक वजन है उसे क्या कहते हैं, अधिक वजन। जो 20% अधिक वजन बढ़ रहा है सामान्य स्थिति से, उसे ही हम अधिक वजन के नाम से जानते हैं। परंतु जब शरीर का वजन सामान्य वजन से 20 से 80%, इस बीच के रेशियो में अगर बढ़ता है शरीर का वजन, तो इसे ही क्या कहा जाता है, मोटापा कहा जाता है। यानी कि अगर आपके शरीर का जो भार है सामान्य, उससे 20% बढ़ता है तो उसे आप अधिक भार कहेंगे, मोटापा नहीं कहेंगे। बस ये कहेंगे शरीर का वजन बढ़ रहा है। लेकिन अगर उस 20% जो बढ़ा हुआ है उससे अधिक हो रहा है और 80% के बीच में जो भी वजन आ रहा है, जो भी रेशियो आपका आ रहा है, उसे क्या कहा जाता है, मोटापा कहा जाता है। अगले पॉइंट की हम शुरुआत करेंगे। ये जो मोटापा है आखिर किन कारणों से होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, आयु, यानी कि जो व्यक्ति की उम्र है उसके अनुसार भी हमें क्या देखने को मिलता है, शरीर में मोटापा देखने को मिलता है। आज के समय में आप छोटे बच्चों में भी क्या देख रहे हैं, मोटापा देख रहे हैं। ऐसा क्यों देखा जा रहा है, उनके खान पान की वजह से देखने को मिल रहा है। जिसमें देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें आयु की, तो उसमें देखिए प्रौढ़ावस्था में मोटापा अधिक होता है। ये आप सभी देखते होंगे कि प्रौढ़ावस्था में मोटापा अधिक देखने को मिलता है और सामान्य इसके पिछले आयु वर्ग के लोगों के। इसके बाद देखिएगा, और अत्यधिक पोषण के कारण किशोर भी मोटापा के शिकार हो रहे हैं। इसके पहले ही हमने बता दिया आपको कि आज के समय में ऐसा नहीं है कि प्रौढ़ावस्था के लोगों को ही हो रहा है मोटापा, बल्कि खान पान, जो पोषण वो खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, उनकी वजह से भी शरीर में क्या देखने को मिल रहा है, मोटापा देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिएगा लिंग, यानी कि वो व्यक्ति, जो मनुष्य है, जो मानव है, वो पुरुष है या महिला है। इस आधार पे भी हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हमें शरीर में देखने को मिलता है। तो देखिए, प्रौढ़ावस्था में पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक मोटी हो जाती है। यानी कि जो प्रौढ़ावस्था के पुरुष और महिला होते हैं, इन दोनों में अगर हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो जो महिला वर्ग होता है इसमें मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इसके वजह की बात करें कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, तो इसमें देखिएगा, इसमें
इसका जो कारण है सबसे पहले है कि शरीर के स्वास्थ्य व रख रखाव में कमी देखने को मिलती है। यानी कि प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद जो महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना कम कर देती हैं, इसकी अपेक्षा कि वो अपने परिवार के लोगों के, अपने बच्चों के, परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके रख रखाव में, उनके देख रेख में क्या करती हैं, अपने शरीर का रख रखाव करना कम कर देती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कम रख पाती हैं। इस वजह से क्या देखने को मिल रहा है, शरीर में मोटापा देखने को मिल रहा है। दूसरा देखिएगा, शादी उच्च वर्ग में अगर जो महिला वर्ग है, जो लड़कियां हैं, अगर उनका विवाह उच्च वर्ग के लोगों में कर दिया जाए, यानी कि अगर उनकी जो आर्थिक स्थिति है अगर वो ज़्यादा हो, ऐसे परिवार जहाँ उनकी शादी हो रही है, तो वहाँ क्या होगा, उनको इतनी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं कि वहाँ पे उन्हें शारीरिक श्रम जो है बहुत ही कम करना पड़ता है। और क्या होता है, किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होती है, ना कोई मानसिक समस्याएं हैं, ना ही कोई आर्थिक समस्याएं हैं। यानी कि जब व्यक्ति चारों तरफ से संतुष्ट होता है तब उसके शरीर में क्या देखने को मिल रहा है, मोटापा देखने को मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के उपकरण वहाँ पे प्रयोग करने को मिल रहे हैं, शारीरिक कार्य कम हो गया है, तो इसके वजह से क्या देखने को मिलता है, शरीर में मोटापा देखने को मिलता है। इसके बाद शारीरिक श्रम कम करना, हमने बताया कि उच्च वर्ग में शादी हो रही है इसके वजह से भी। और फिर शारीरिक श्रम अगर जो व्यक्ति कम कर रहा है, खाद्य पदार्थों की मात्रा को वो प्रतिदिन ले रहा है, जितनी उसकी भूख है, भूख से भी बढ़ के वो ले रहा है, उसे जो भी पसंद है चीज़ें बिना मन भरे तक वो खा रहा है, तब वो क्या हो रहा है, और वो भी शारीरिक श्रम भी कम कर रहा है, तो शरीर में क्या देखने को मिलेगा, मोटापा देखने को मिलेगा। इसके बाद है दवाइयाँ। आज देख रहे हैं आप लोग की विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि बिना इलाज के, बिना चेकअप करवाए दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना चेकअप करवाए दवाइयाँ लेते हैं तो एक रोग के समाप्त होने के अतिरिक्त आपको अन्य समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं, इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें दवाइयों के जो दुष्प्रभाव हैं उसकी वजह से भी शरीर में मोटापा देखने को मिलता है। इसके बाद है संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक कारण में भी यही हमने बताया कि जैसे अगर परिवार के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या नहीं है, व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, शरीर में उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। कोई भी समस्या नहीं हो रही है, कोई भी तनाव नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, भर पेट खाना खाएगा, खुशी खुशी जीवन यापन करेगा, तो इससे क्या होगा, शरीर में मोटापा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सुख शांति नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति में उसी हिसाब से शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। अगर सारी चीज़ें आपके लिए सही हैं तो आपको उसके साथ ही साथ शरीर का ध्यान रखने के लिए समय समय पे आपको व्यायाम भी करना चाहिए। आगे देखिएगा, ये रहे पूरे महिलाओं में मोटापा बढ़ने के कारण। इसके बाद है आर्थिक स्थिति। हमने पहले ही बताया, अगर परिवार में आर्थिक स्थिति सही होगी तो व्यक्ति जो है वह शारीरिक श्रम कम करेगा। आप लोग को शक्ति व्यवस्थापन में ये चीज़ें बताई गई हैं, इसमें नियम जो बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अगर बढ़ती है तो खान पान में कमी देखने को मिलती है, उसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। लेकिन अगर वहीं जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो खान पान है उस पर अधिक खर्च होता है, अन्य खर्चों की अपेक्षा खान पान पर अधिक खर्च होता है। इसलिए देखिएगा कि जो मोटापा का कारण है वो एक आर्थिक स्थिति भी होती है, क्योंकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे वो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, और शारीरिक श्रम अगर ज़्यादा करेंगे तो उनके अंदर क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा की पूर्ति के लिए वो क्या करेंगे, खान पान का अधिक सेवन करेंगे। लेकिन यहीं पे आर्थिक स्थिति में ये देखिएगा कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता कम है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, खान पान का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मोटापा देखने को मिलता है। इसके बाद है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है वो क्या बता रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर माता पिता मोटे हैं तो बच्चों में भी ये समस्याएं देखने को मिलती है। इसके बाद है खाने की आदतें। कुछ लोग हैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ खाते रहते हैं,
तो ये भी क्या है, एक मोटापे का कारण है। यानी कि जो मन कह रहा है वो खाए जा रहे हैं, जो मिल रहा है खाए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, शरीर में एनर्जी बहुत ही अधिक हो रही है। और जब शरीर में एनर्जी अधिक होती है तो वो क्या होता है, ग्लूकोज जो शरीर में जो बढ़ रहा है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो रहा है। तो इससे क्या, शरीर में हमें मोटापा देखने को मिलता है। इसके बाद है शारीरिक कार्य की कमी। आप खाद्य पदार्थों को ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं और शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं, तो इसके वजह से शरीर में मोटापा देखने को मिलता है। इसके बाद ये हमने इतना समझा दिया आपको। और एक पॉइंट ये छूट गया था, गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था में भी आपको मोटापा देखने को इसलिए मिल जाता है क्योंकि जो महिलाएं होती हैं गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर का जो वजन है 10 से 12 किग्रा बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उनके शरीर में वसा का जमाव भी हो गया होता है और इसकी वजह से उनमें भी, ये बच्चे के जन्म के बाद भी उनके शरीर में मोटापा देखने को मिलता है, शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये रहे हमारे शरीर के मोटापा के कारण। अब हम बात करेंगे मोटापा की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे कि वो व्यक्ति सामान्य है या उससे अधिक है या फिर अधिक मोटापा से ग्रस्त है। तो देखिएगा, सामान्य वजन से अगर 20% अधिक है, इसको हमने पहले ही पॉइंट में आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ देखिएगा तीनों स्टेप को, सामान्य वजन से 20% अगर अधिक है वजन तो क्या होगा, उसे सामान्य मोटापा कहा जाता है। अगर 20% है तो सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सामान्य वजन से 40% अधिक है तो इसे अधिक मोटापा कहा जाता है। और अगर सामान्य वजन से 50% से भी अधिक है तो उसे बहुत अधिक मोटापा कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में शरीर में ढेर सारे रोग देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिएगा, अगर व्यक्ति में मोटापा है तो मोटापा की स्थिति में शरीर में चयापचय की जो क्रियाएं हैं, चयापचय की क्रियाएं मतलब खाद्य पदार्थों का जो आप अपचय कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और उनका अपने विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में टूट जाना और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, चयापचय की क्रिया कहलाती है। देखिएगा कि इस मोटापा की स्थिति में चयापचय की क्रिया किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। इसमें सामान्य लोगों की अपेक्षा मोटे व्यक्ति में चयापचय की क्रिया में कमी देखने को मिलती है। यानी कि, और कैसे चयापचय की बात की जा रही है यहाँ पे, BMR यानी कि आधारी चयापचय दर। आधारी जो चयापचय दर होता है वो क्या होता है, पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि जिस अवस्था में शरीर हमारा जो विश्राम की अवस्था में होता है उस समय भी हमारे शरीर में जो ऊर्जा की खपत हो रही है, चाहे थोड़ी सी हो रही हो या अधिक हो रही हो, जो भी रेशियो में हो रही है शरीर में ऊर्जा की खपत, वो क्या कहलाती है, आधारी चयापचय की दर कहलाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, मोटापे की स्थिति में BMR में कमी देखने को मिलती है। इसके बाद वसा की अगर बात करें तो वसा का चयापचय कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वसा का पाचन कम हो जाता है। इसके बाद है कार्बोज का पूर्णतः चयापचय न होने के कारण ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता है। यानी कि शरीर में अगर मोटापा है, आप कंटिन्यू खाद्य पदार्थों में कार्बोज की मात्रा को अधिक ले रहे हैं, अधिक लेने के अलावा जो भी अन्य पोषक तत्व भी अन्य खाद्य पदार्थ भी ग्रहण कर रहे हैं जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रही है। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्म रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के रूप में वो हमारे शरीर में सभी अंगों तक पहुंचकर अपना कार्य करता है, एनर्जी देता है। लेकिन अगर यही अधिक हो जाता है हमारे शरीर में ग्लूकोज, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में स्टोर होने लगता है। और यही जो मात्रा है अगर बढ़ती जाएगी तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना रुक जाता है। और ये रुक जाने के कारण क्या होता है, हमारे रक्त में ऐसे ही बिना किसी और अंगों में गए सिर्फ रक्त में ही प्रवेश करता रहता है। यानी कि उसी में टहलता रहता है। और यही जो समस्या है, इसी समस्या की वजह से शरीर में शुगर यानी कि मधुमेह देखने को मिलता है, जिसे डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम शुगर कहते हैं, इंग्लिश में उसको डायबिटीज़ कहते हैं और हिंदी में उसको मधुमेह कहा जाता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन न हो पाना, ये
किस में समस्या देखने को मिलती है? मोटापा की अवस्था में। और सिर्फ मोटापा जो है, सिर्फ मोटापा ही नहीं होता है, मोटापा में हमें मोटापा की वजह से ढेर सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, जिसमें देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोटापा के कारण उत्पन्न जो जटिलताएं हैं हमारे शरीर में देखने को मिल रही है, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक अक्षमता, यानी कि जो हमारे शारीरिक कार्य हैं, शरीर की जो क्षमताएं हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो हमारे शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हैं उसमें भी भार पड़ता है, यानी कि दबाव पड़ने लगता है। दबाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जब आपके शरीर में खाद्य पदार्थों की अधिकता हो गई है, खाद्य पदार्थों की अधिकता होने के कारण ग्लूकोज वगैरह जो आपके रक्त में ही टहल रहा है वो शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच रहा है, और आप वर्क करते जा रहे हैं तो वर्क अधिक करने की वजह से आपके शरीर में ऊर्जा की भी आवश्यकता है, लेकिन वो ऊर्जा नहीं दे रहा है, बस ग्लूकोज में जो है वो रक्त में टहल ही रहा है, ऊर्जा देने का कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपके जो फेफड़े हैं, यकृत हैं, इन सब में समस्याएं देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से आप देखिए व्यक्ति जब सीढ़ियों पर चढ़ता है, मोटा व्यक्ति, उसे सांसें जो हैं, सांस लेने में समस्याएं होने लगती है। इसके बाद देखिएगा चयापचय संबंधी दोष, यानी कि खाद्य पदार्थों के पाचन में समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद हृदय संबंधी विकार, हमने बताया आपको कि अगर मोटापा बढ़ रहा है तो हृदय संबंधी विकार देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप नॉर्मल समझिएगा कि जैसे मोटापा है तो मोटापा आपने पहले ही देख लिया कि वसा के बढ़ने के कारण हो रहा है, वसा बढ़ रहा है शरीर में, शरीर मोटा हो रहा है, शरीर का वजन बढ़ जा रहा है, ये सारी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और हृदय का कार्य क्या होता है कि वो रक्त को पंप करने का कार्य करता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को ले आता है अपने अंदर, और क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ले आने के बाद उसका शुद्धिकरण करके शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। लेकिन अगर इसी की अवस्था में, मोटापे की अवस्था में अगर रक्त का प्रवाह कंटिन्यू हो रहा है तो उसमें आपको किस प्रकार समस्या देखने को मिलेंगी? जो वसा है, नॉर्मल अगर हम देखें, जो नलिका है, जो धमनियां हैं जिसके अंदर से रक्त का प्रवाह हो रहा है, उसमें देखिएगा अगर मतलब वो तो बहुत ही बारीक होते हैं जिसमें से रक्त का प्रवाह हो रहा है, लेकिन उसकी जो आंतरिक परत होती है, यानी कि जो आंतरिक परत है, उस आंतरिक परत में वसा का जमाव एक सीक्वेंस वाइज होने लगता है। तो ये जो परत बढ़ रही है इससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, और जब इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है तो रक्त का प्रवाह आने और जाने में समस्या देखने को मिलेगी। और जब रक्त प्रवाह में आने जाने में समस्या होगी तो क्या होगा? रक्त जो है अधिक तेजी से अगर प्रवाहित होगा तो नसों के फट जाने की समस्या होती है, रक्तस्राव होने लगता है। तो ये समस्या क्या कहलाती है? हृदय रोग कहलाता है। हृदय रोग में हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, हृदयाघात बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसके नेक्स्ट वाले यूनिट में पूरा संपूर्ण रूप से आपको हृदय संबंधी विकार के बारे में बताया गया, वहाँ हम इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जीवन जीने की कम आशा होती है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही मोटे हो गए हैं, जिन्हें ये समस्याएं हो रही हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि जीवन जीने की आशा बहुत ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि शारीरिक अक्षमता भी बढ़ रही है, हृदय संबंधी विकार बढ़ रहे हैं, यकृत संबंधी बीमारियां हो जा रही हैं। यकृत संबंधी जो बीमारियां हो रही हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, कैंसर हो जा रहा है, मस्तिष्क रक्तस्राव यानी कि ब्रेन हेमरेज, इसमें भी रक्तस्राव होने लगता है। और मस्तिष्क में रक्तस्राव होने लगता है तो व्यक्ति जल्दी बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उसमें स्वयं टूट के फिर से जुड़ने की, यानी कि उसमें कोशिका का विभाजन हो तो जाता है, कोशिकाएं टूट तो रही लेकिन फिर से पुनर्निर्माण वहाँ पे नहीं होता है। यही वजह है कि जो मस्तिष्क का रक्तस्राव होता है, यानी कि जो ब्रेन हेमरेज होता है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद है वसा का जमाव। वसा का जमाव हमने पहले ही बताया कि अगर वसा की अधिकता हो रही है, व्यक्ति मोटा हो रहा है, तो शरीर के आंतरिक परतों में हमें क्या देखने को मिलता है? वसा का जमाव देखने को मिलता है। इन सब जटिलताओं के लिए
अब हम बात करेंगे कि इन सब समस्याएं, इन सब जटिलताओं से निवारण के लिए हम किस प्रकार से अपने आहार में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे वजन कम करने हेतु जो आहार का नियोजन किया जा रहा है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरी की। अगर हम कैलोरी की बात करें तो इसमें देखिएगा कि जो व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, 800 से 1000 किलो कैलोरी तक ही सीमित मात्रा में आहार में कैलोरी को लेना चाहिए। यानी कि व्यक्ति जो है ये ना करे कि अगर उसे भोजन बहुत पसंद है या कोई भी खाद्य पदार्थ अगर पसंद है तो उसे अपने जो आवश्यकताएं हैं उससे भी अधिक वो ग्रहण कर ले, कि मेरा पेट तो भर गया है लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं थोड़ा सा और खा लूँ। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको एक सीमित स्थिति में रह कर ही खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना है। इसके बाद है प्रोटीन की। अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन है, ये पिछले भी 2 क्लासों से हम आपको बताते आ रहे हैं कि शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो कितनी है। व्यक्ति के शरीर का वजन जितना है, सेम अगर 52 किलो है, 55 किलो है, तो आपके शरीर में प्रतिदिन 52 ग्राम और 55 ग्राम की ही आवश्यकता होती है प्रोटीन की, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन कितनी आवश्यकता है कि 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार होना चाहिए। और अगर हम बात करें वसा का, तो इसमें हम मोटापा में देख ही रहे हैं कि सारी समस्याएं वसा की वजह से ही हो रही हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके शरीर में वसा की कमी देखने को मिले तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन सिर्फ 40 ग्राम ही वसा का सेवन करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिएगा कार्बोज को कितना लेना चाहिए, दिन में 100 ग्राम जो है कार्बोज की मात्रा हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद खनिज लवण है। खनिज लवण की मात्रा को अपने शरीर में हम किस प्रकार से बढ़ाएं और किस खाद्य पदार्थों के द्वारा बढ़ाएं, देखिएगा कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, ये जो है खाद्य पदार्थ, इनके अतिरिक्त जो भी खनिज लवण है उनकी मात्रा में होनी चाहिए। देखिए कैल्शियम, लोहा, आयोडीन एवं अन्य खनिज लवण की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इनकी पूर्ति हेतु सब्जियों व फलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करें, ये ध्यान में रखते हुए करें कि उनसे हमें खनिज तत्व भी प्राप्त हों। और ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर ये जो आयोडीन है, अगर आपको व्यक्ति मोटा है और मोटे के साथ ही साथ उसमें आपको हृदय संबंधी और यकृत संबंधी भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ शुरुआती लक्षण हो या कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हों कि व्यक्ति मोटा है तो उसमें हृदय संबंधी विकार देखने को मिल रहा है या फिर कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आयोडीन की मात्रा को कम कर देनी चाहिए। मोटापे को कंट्रोल में रखने के लिए आयोडीन आप भले ही डाल रहे हैं आहार में, लेकिन इसके साथ ही साथ ध्यान रखिए अगर व्यक्ति हृदय रोग या यकृत रोग से भी साथ ही साथ ग्रसित है तो उसमें आयोडीन की मात्रा जो है बंद कर देनी चाहिए। तो इसके बाद खनिज लवण के बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट विटामिन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मोटापा के दौरान विटामिन किस प्रकार के लेने हैं। तो देखिएगा कि विटामिन जो है, विटामिन में जो भी विटामिन है उनकी अपेक्षा जो विटामिन सी है इसे पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि यह वसा की मात्रा को कम करता है। जो विटामिन है वो वसा की मात्रा को हमारे शरीर में क्या करता है, कम करता है। और देखिएगा कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसके लिए, इस विटामिन की प्राप्ति के लिए। और इसके साथ ही साथ कच्ची सब्जियों को सलाद के रूप में क्या करना चाहिए, अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो मोटापा व्यक्ति के शरीर में है तो जो भी अन्य खाद्य पदार्थ हैं जैसे तेल युक्त हैं, ढेर सारे मसाले युक्त हैं, उन सब से बचिए, बल्कि क्या करिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, इन सबको अपने खाद्य पदार्थों में भी और सलाद के रूप में भी क्या करना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर हम जल की बात करें तो जल में देखिएगा जल की अधिक मात्रा में सेवन से मोटापा कम होता है। जब व्यक्ति के शरीर में पानी की मात्रा भरपूर होगी, पानी की कमी नहीं होगी, तो शरीर में क्या होगा, मोटापा की
कमी होगी। इसके बाद देखिए, परंतु आपको जल की मात्रा को बढ़ाना है, न कि उसके साथ अन्य पेय पदार्थ, जैसे जो मीठे पेय पदार्थ हैं। इन मीठे पेय पदार्थों में देखिएगा कि छाछ है, लस्सी, फलों व गन्ने का रस, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। यानी कि आप जल की मात्रा बढ़ाइए, न कि जल की प्राप्ति वाले अन्य जो पेय पदार्थ हैं उनको आप आहार में ग्रहण नहीं करेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये जो पॉइंट हमने पढ़ा अभी वो क्या था कि हम मोटापा के दौरान आहार में अपने आहार का नियोजन किस प्रकार से कर रहे हैं। अब ये देखिएगा कि अगर व्यक्ति के शरीर में मोटापा है तो उस मोटापा से बचाव के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो है वर्जित किए जाते हैं, यानी कि नहीं ग्रहण करने चाहिए। इसमें देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि अधिक तले भुने एवं गरिष्ठ भोजन। जो अधिक तले भुने हों, तलना मतलब कि तलने के अंतर्गत तलने की गहरी विधि भी आप लोग पढ़े हैं, तलने की उथली विधि भी पढ़े हैं। इसमें क्या, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, ये सारी चीज़ें जो हैं, और मार्केट में जो मसाले युक्त भिन्न भिन्न प्रकार के जंक फूड, फास्ट फूड देखने को मिल रहे हैं हमें, वो सारी चीज़ों को अपने खाद्य पदार्थों से वर्जित कर देना चाहिए, यानी कि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद है जड़ व कंद वाली सब्जियां, यानी कि ऐसे जो सब्जियां हमें प्राप्त हो रही हैं जो कि ज़मीन के अंदर पेड़ पौधों की जड़ों से, जैसे आलू हुआ, शकरकंद हुआ, शलजम हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, इन सब की मात्रा को क्या कर देना चाहिए, हमें कम कर देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो सूखे मेवे हैं, इन सूखे मेवों का भी सेवन कम कर देना चाहिए। क्यों ये सारी चीज़ें कम करने के लिए कही जा रही है, क्योंकि इन सभी से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद देखिएगा कि मिठाइयाँ एवं आइसक्रीम, जो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में भी क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का जो सूक्ष्म रूप है वही ग्लूकोज होता है, और ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं शरीर में तो क्या होता है, मोटापा देखने को मिलता है। इसके बाद है अधिक कैलोरी युक्त भोजन, जैसे शक्कर, गुड़, खजूर, मिश्री, घी, तेल, मक्खन, इन सब का सेवन हमें मोटापा के दौरान नहीं करना चाहिए। तो ये था आहार के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर व्यक्ति के शरीर में मोटापा है तो उसके अन्य क्या उपचार हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, भोजन पर नियंत्रण करना चाहिए हमें। जो भी हमारे खाने पीने का जो नियम है उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना खा रहे हैं तो अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार ही खाएं। ऐसा ना करें कि हम खाने के लिए ही जीने लगे। आपको जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाने का मतलब है शरीर में जो आवश्यकता हो आप उतना ही ग्रहण करिए। ये नहीं मुझे अच्छा लग रहा है तो खाते जाओ, ऐसा नहीं करना है, बल्कि भोजन पे क्या करना है, नियंत्रण करना है। इसके बाद है दवाइयाँ। जो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं वो किस प्रकार से लेनी चाहिए, हमें चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है व्यायाम। लेकिन ये चिकित्सकीय परामर्श के दौरान जो दिया जाएगा आपको, वो कैसे दिया जाएगा, ये जांच किया जाएगा कि आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ मोटापा ही है, अधिक वजन ही बढ़ रहा है, या फिर मोटापा से होने वाले जो अन्य रोग हैं वो सब भी तो आपके शरीर में नहीं हो गया है। अगर वो सारी समस्याएं भी हो गई हैं तो उसके अनुसार ही आप दवाइयाँ लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया कि मोटापा को कम करने के लिए इस प्रकार की दवाइयाँ आप खा लीजिए तो आप खा लिए, ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने शरीर का चेकअप करवाना चाहिए। मोटापा से उत्पन्न होने वाले अन्य समस्याओं को देखना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, दवाइयों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद है व्यायाम। हमें अपने मोटापा को कम करने के लिए प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या में हमें व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए। इसके बाद है चिकित्सीय भूख। चिकित्सीय भूख का मतलब होता है कि जब रोगी जो होता है वो चिकित्सक के देख रेख में होता है, हॉस्पिटल में होता है या घर पे ही हो, लेकिन वो चिकित्सक अपने सामने उसकी देख रेख कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है डॉक्टर, विभिन्न प्रकार की जांच के द्वारा, रिसर्च के द्वारा ये देखा गया कि जब मोटापा से ग्रस्त कोई रोगी है, उस रोगी को क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ देखिएगा वसा रहित सूप पिलाकर रखा। यानी कि कोई और चीज़ें नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उसे सूप दिया गया पीने को, और ऐसा सूप दिया गया जो वसा रहित है, यानी कि उसमें वसा की मात्रा
नहीं है तो उनके भार में अपेक्षित कमी आई, यानी कि उसके भार में काफ़ी कमी देखने को मिली। जैसी अपेक्षा नहीं की जा रही थी वैसी कमी हमें देखने को मिली। तो ये देखिएगा कि चिकित्सकीय जो भूख है वो डॉक्टर अपनी देख रेख में वसा रही सूप पिलाता है, तो ये चीज़ें अच्छी होंगी। ये नहीं कि आप घर पे ऐसा करें, बल्कि चिकित्सक की देख रेख में, जिससे अगर कोई समस्याएं हों तो डॉक्टर उसका इलाज कर सके। इसके बाद रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, अपने खाने की जो सामग्रियां हैं उन खाद्य पदार्थों की सामग्रियों में रेशे युक्त भोज्य पदार्थ को भी शामिल करना चाहिए। इसके बाद है कि नमक वर्जित होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है, इसके पिछले पॉइंट में हमने बताया था खनिज लवण में कि मोटापा के दौरान हृदय रोग, यकृत रोग, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इन सब के दौरान हमें नमक वर्जित कर देना चाहिए। नमक को बढ़ाने से, खाद्य पदार्थों में ग्रहण करने से ये सारी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो ये आज की क्लास में हमने मोटापा के बारे में बात की है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, और ये जो अल्प भार में आहार लेना है ये सारी बातें हम करेंगे। थैंक यू सो मच।